Hello student, good morning all of you. स्टूडेंट आज हम ट्वेल्थ क्लास को ज्योग्राफी पढ़ाएंगे और ज्योग्राफी में बच्चों हमारा चैप्टर होगा ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट मतलब मानव बस्तियाँ। स्टूडेंट ये लेसन 4 चैप्टर है और इस चैप्टर में आज आपको समझाया जाएगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, मानव बस्तियों का क्या अर्थ है और मानव बस्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ये इस चैप्टर में आज आपको पढ़ाया जाएगा। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप समझेंगे मीनिंग ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, मानव बस्तियों का क्या अर्थ है। बच्चों सेटलमेंट सेटल शब्द से बना है। सेटल का मतलब होता है कहीं जाकर बस जाना और ये सेटलमेंट सेटल से बना है, तो इसलिए सेटलमेंट का मतलब होता है बस्तियां, अर्थात मानव समूह में बसने वाली वे बस्तियां जो घरों के ग्रुप के रूप में होती हैं उन्हें बस्तियां कहते हैं। अर्थात बस्तियां घरों का, भवनों का या मकानों का वह ग्रुप होता है जहां मानव स्थायी और अस्थायी रूप से निवास करता है। ऐसे क्षेत्रों को मानव बस्तियों का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट अब मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, मानव बस्तियों के प्रकार। मानव बस्तियां बच्चों विशेष रूप से 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 ग्रामीण बस्ती, इसे रूरल सेटलमेंट कहते हैं। नंबर 2 अर्बन बस्ती, इसे अर्बन सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। तो नंबर 1 पर बताया मैंने ग्रामीण बस्ती जिसे रूरल सेटलमेंट कहते हैं। रूरल सेटलमेंट यानी कि ग्रामीण बस्तियां। और बच्चों ग्रामीण बस्तियों से तात्पर्य यहाँ पर उन बस्तियों से लगाया जाता है जो गांव और गांव के आसपास बसी हुई छोटी बस्तियां होती हैं, उन्हें ग्रामीण बस्तियों के नाम से जानते हैं। आप भी जानते हैं कि ग्रामीण बस्तियां अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है, गांव में मिलती है, जहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय प्राथमिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ होता है। प्राथमिक क्रियाएं यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज जैसे खेती करना, टोकरियां बनाना, मछली पालन करना, वनों से उत्पाद इकट्ठे करना, लकड़ियां काटना आदि, ये प्राथमिक व्यवसाय या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कार्य आते हैं। तो अब हमारा ग्रामीण बस्ती आती है और ग्रामीण बस्तियों में जो मकान भवन उनके बने होते हैं वो अनसिस्टम टाइप से बने होते हैं, अव्यवस्थित ढंग से बने होते हैं, किसी योजना के तहत नहीं बने होते हैं और इस प्रकार की बस्तियां ग्रामीण क्षेत्र में मिलती हैं। अब आता है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट। अब देखेंगे नंबर 1 गुच्छित बस्ती, इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। बच्चों गुच्छित बस्तियां वे बस्तियां होती हैं जहां पर मकान एक दूसरे से सटे हुए बने होते हैं, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, एक की छत दूसरे से मिली हुई होती है, गलियां छोटी होती हैं, नैरो होती हैं यानी कि संकरी होती हैं, गलियों या सड़कों का आकार चौड़ा नहीं होता। इस प्रकार की बसी हुई बस्तियों को गुच्छित बस्तियां या कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। आपने भी देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में जो घर बसते हैं या घर बनाते हैं वो बच्चों एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, एक की छत दूसरे से मिली हुई होती है। अर्थात कभी कभी शाम को जब बैठ जाते हैं तो एक दूसरे की छत पर भी आराम से आ जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, गपशप लड़ाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में तो छत से छत मिली हुई होती है। इस प्रकार की बस्तियों को गुच्छित बस्तियां या कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार की बस्तियां विशेषकर गंगा यमुना के मैदान में पाई जाती हैं। अर्धगुच्छित बस्तियां इन्हें सेमी कॉम्पैक्ट के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की बस्तियां वैसे तो सघन ही होती हैं जैसे गुच्छित होती हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके घर थोड़े से हटके एक बने होते हैं, सड़कें थोड़ी सी चौड़ी होती हैं, गलियां जो होती हैं वो ज़्यादा नैरो नहीं होती हैं। इस प्रकार की बस्तियों को अर्धगुच्छित या सेमी कॉम्पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है पल्ली बस्तियां। पल्ली बस्तियों को हेमिलेटिक सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। हेमिलेटिक सेटलमेंट यानी पल्ली बस्तियां होती हैं और इस प्रकार की बस्ती बच्चों किसी एक बड़े गांव से जब पलायन होकर आसपास में छोटी छोटी कई बस्तियां बस जाती हैं तो उन बस्तियों का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उन्हें पल्ली बस्तियां या हेमिलेटिक सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। अब आप देखेंगे, मान के चलिए ये कोई गांव है, ये एक बड़ा गांव है और यहाँ से कुछ व्यक्ति यहाँ से
अपनी कास्ट के आधार पर या अपनी कुछ जो फैमिली है उनके आधार पर इस गांव को छोड़कर यहाँ रहना शुरू कर दे और यहाँ पे 10-5 या 15-20 घर बनाकर यहाँ रहने लगे। फिर ऐसे ही कहीं दूसरी जगह यहाँ बस्तियाँ बस जाती हैं, 15-20 घर यहाँ हो जाते हैं। तो एक बड़ा गांव सर्किल में हो और उसके आसपास छोटे गांव बस जाएं। तो इस प्रकार की जो समूह होते हैं उन्हें बच्चों पल्ली बस्तियां या हेमिलेटिव सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। परिलक्षित या एकांकी या इंसुलेटिव सेटलमेंट। तो परिलक्षित या एकांकी या इंसुलेटिव बस्तियां ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती हैं। इनमें घर काफी दूरी दूरी पर होते हैं और इसके साथ चौड़ी सड़कें होती हैं। तो इस प्रकार के घरों को परिलक्षित या एकांकी या इंसुलेटिव सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये ग्रामीण बस्तियों के या रूरल सेटलमेंट के मैंने 4 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 गुच्छित बस्तियां, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। नंबर 2 अदर गुच्छित बस्ती, सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। इसके बाद पल्ली बस्तियां, हेमिलेटिव सेटलमेंट। उसके बाद परिलक्षित या एकांकी सेटलमेंट या इंसुलेटेड सेटलमेंट के नाम से इनको जानते हैं। तो ये 4 प्रकार की बस्तियां ऐसी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती हैं। बच्चों ग्रामीण क्षेत्र की यदि हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का जीवन सादा होता है। इसके साथ सादा खाते हैं, सादा पहनते हैं और इसके साथ वहाँ पर कोई ज़्यादा फैसिलिटीज भी नहीं होती। देयर इज नो फैसिलिटीज ऑफ इंटर कॉलेज, हाई स्कूल एंड डिग्री कॉलेज एक्सेट्रा। देयर इज नो facilities of banking and insurance facilities, and there is no good roads in rural settlement। और इसके साथ साथ बच्चों कोई ज़्यादा सुविधा नहीं होती है, जैसे पुलिस थाना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की भी कोई ज़्यादा फैसिलिटीज वहाँ पर नहीं होती है। तो इस तरह से ग्रामीण बस्तियों को यदि हम देखें तो वहाँ पर जो मकान बने होते हैं वो बच्चों अनसिस्टम या अनप्लानिंग के बने होते हैं। किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं होती है। एक दूसरे में सहयोग की भावना होती है, एक दूसरे के वे सहयोगी होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करने की भावना उनमें होती है। कुछ लोग जिनके पास खेती होती है वे अपनी खेती कार्य करके अपनी जीविका को चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास खेती नहीं होती, जिन्हें एग्रीकल्चर लेबर के नाम से भी जानते हैं, वे दूसरों की भूमि पर कार्य करके, दूसरे के खेतों में कार्य करके भी अपनी जीविका चलाते हैं। और इसके साथ साथ वहाँ पर कार्य का विभाजन कार्य क्षेत्र के आधार पर है। जैसे लोहार का काम, लोहार जो है वो लोहे का काम करता है। बढ़ई या कारपेंटर लकड़ी का काम करता है। धोबी कपड़े धोने का काम करता है। और जो बार्बर होते हैं, नाई होते हैं, बाल काटने का काम करते हैं। इस प्रकार से वर्गीकृत रहता है उनके कार्यों का, या कार्य के आधार पर उनका वर्गीकरण होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये जो मैंने बस्तियां आपको बताई हैं, ये बस्तियां बच्चों ग्रामीण क्षेत्र में मिलती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में एक चीज और देखने को मिलती है, ज्यादातर गाँव में बच्चों गांव के बीच में जो मुखिया होता है या सरपंच होता है या गांव का जमींदार होता है, हेड होता है, उसका मकान होता है। आसपास में फिर स्वर्ण जाति के घर होते हैं और गांव के बाहर उन लोगों के घर होते हैं जो शेड्यूल कास्ट या इसके साथ अन्य जाति जैसे स्वीपर होते हैं, हरिजन होते हैं, उनके मकान बने होते हैं। इस प्रकार से गाँव का स्वरूप देखने को मिलता है। इसके बाद आता है बच्चों नगरीय बस्ती, जिसे अर्बन सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। नगरीय बस्तियों में तो आपने भी देखा होगा, नगरों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं, बड़े बड़े मकान होते हैं और इसके साथ वहाँ पर पक्के मकान होते हैं और सड़कों जो सड़क होती है वो भी अच्छी होती है, चौड़ी चौड़ी होती हैं, सुविधाएं भी होती हैं। अगर हम नगरों की बात करें तो यहाँ पर बच्चों नगरों को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 प्राचीन नगर, प्राचीन नगर ऐसे नगर हैं जो बहुत पहले ही बने या बहुत पहले ही उनका निर्माण हुआ, बहुत पहले ही वो बसे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा पाटलिपुत्र, काशी, प्रयागराज। तो प्राचीन नगरों में जैसे पाटलिपुत्र, काशी, प्रयागराज इस तरह के पुराने नगर हैं और ये प्राचीन नगर हैं। इसके साथ आता है मध्यकालीन नगर। मध्यकालीन नगरों में
आता है बच्चों जैसे कि लखनऊ, और इसके साथ अहमदाबाद, और इसके साथ बच्चों इसमें कई नगर आते हैं जैसे कि मध्यकालीन में आता है इसके साथ बनारस, और इसके साथ कई सारे नगर हैं जो मध्यकालीन में आते हैं। इसके साथ है बच्चों वर्तमान या आधुनिक नगर। वर्तमान या आधुनिक नगरों का विकास बच्चों या तो व्यापार के लिए किया गया है, या इसके साथ उन नगरों का विकास उद्योगों के लिए किया गया है। ऐसे नगरों का विकास शिक्षा के लिए भी किया गया है। इस प्रकार की जो आधुनिक नगर हैं जैसे बम्बई, ठीक है ना, पारादीप बंदरगाह के रूप में किया गया है। इसके साथ हरिद्वार धार्मिक नगर के रूप में किया गया है, और इसके साथ उज्जैन धार्मिक नगर के रूप में किया गया है, या अलीगढ़ शिक्षा केंद्र के रूप में किया गया है, और इलाहाबाद शिक्षा केंद्र के रूप में किया गया है, धार्मिक नगर भी है। तो इस प्रकार के जो आधुनिक नगरों का विकास हुआ है उन्हें हम मॉडर्न सिटी के नाम से भी जानते हैं। अब आता है बच्चों नगरीय बस्तियां। नगरीय बस्तियां अभी मैंने बताया कि नगरीय बस्तियां जो होती हैं बच्चों वे किसी न किसी योजना के आधार पर बसी होती है। नगरों का विकास किसी न किसी उद्देश्य को लेकर किया जाता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल के लिए किया जाए जैसे नोएडा, चाहे वो पोर्ट के लिए किया जाए जैसे कि तूतीकोरन और पारादीप, विशाखापट्टनम आदि, चाहे वो किसी फिल्म इंडस्ट्री जैसे कि नोएडा में है और या बम्बई में है। इसके साथ साथ धार्मिक नगर के रूप में भी उनका विकास किया जा सकता है। तो नगरीय बस्तियों का स्वरूप यदि देखें तो बच्चों यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन पाया जाता है, आधुनिकरण पाया जाता है, और इसके साथ बहु इमारतें मकान पाए जाते हैं, पक्की सड़कें पाई जाती हैं, बहुत सारी सुविधाएं जैसे बैंक की सुविधा, इंश्योरेंस की सुविधा, कॉलेज की सुविधा, शिक्षा के केंद्र होते हैं, और इसके साथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की दृष्टि से पुलिस थाने आदि का भी वहाँ पर स्थापना होती है। तो इस प्रकार नगरों में सुविधा पाई जाती है, लेकिन भीड़ भाड़ और प्रदूषण को बढ़ावा भी मिलता है। अब बच्चों नगरों का यहाँ पर वर्गीकरण बताएंगे आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन या क्लासिफिकेशन ऑफ सिटी। देखिए सबसे पहले आता है प्रशासन शहर, इसे एडमिनिस्ट्रेशन सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो प्रशासन शहर वे शहर होते हैं जो किसी राज्य की प्रशासनिक सेवा के लिए जाने जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक सेवा के लिए लखनऊ है, तो उसकी राजधानी भी है, सचिवालय भी है, विधानसभा भी है, ये प्रशासनिक शहर होते हैं। इसके साथ साथ जैसे चंडीगढ़ और हरियाणा का प्रशासनिक शहर चंडीगढ़ है, पंजाब और हरियाणा का प्रशासनिक शहर कौन सा है? चंडीगढ़ है। इस प्रकार नंबर 2 पे आता है औद्योगिक नगर, इन्हें इंडस्ट्रियल सिटी या इंडस्ट्रियल अर्बन के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार नगरों का विकास उद्योगों की दृष्टि को रखते हुए किया गया है। स्टूडेंट अभी मैंने बताया प्रशासनिक शहर के बारे में आपको, तो प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेशन शहर किसी भी राज्य या किसी भी देश के एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन को ध्यान में रखते हुए इनकी स्थापना होती है, इनका बसाव होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए भी बताया लखनऊ शहर और चंडीगढ़। इसके साथ आता है औद्योगिक नगर, इन्हें इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से भी जानते हैं। औद्योगिक की दृष्टि से जब इन नगरों का विकास होता है तो ये औद्योगिक नगर होते हैं। जैसे आपने सुना होगा जमशेदपुर, जो इस समय झारखंड में है, पहले बिहार में था। तो औद्योगिक नगर जमशेदपुर का विकास टिस्को यानी टाटा आयरन स्टील कंपनी को की स्थापना के साथ औद्योगिक नगर का वहाँ विकास हुआ। ऐसे ही नोएडा में बहुत सारी औद्योगिक फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, तो नोएडा को भी एक औद्योगिक नगर के रूप में देखा जाता है। इसके साथ गुड़गांव, फरीदाबाद आदि ऐसे शहर हैं जो औद्योगिक शहर के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद आता है परिवहन। परिवहन की दृष्टि से कुछ नगरों का विकास हुआ है, और परिवहन की दृष्टि से उन नगरों का विकास किया गया, वहाँ पे डिपो बना दिए गए, और इस प्रकार परिवहन की दृष्टि से उन नगरों का विकास हुआ है। जैसे साहिबाबाद डिपो का आपने नाम सुना होगा, और इसके साथ साथ जब किसी नगर में एयरपोर्ट बना दिया जाता है तो परिवहन की दृष्टि से भी वहाँ पर विकास होता है। जैसे लखनऊ में एमओसी हवाई अड्डा है, एमओसी एयरपोर्ट है। तो बच्चों ऐसे नगरों का या ऐसे क्षेत्रों का विकास
परिवहन की दृष्टि से होता है। इसके बाद आता है वाजनीय नगर। कुछ ऐसे नगर होते हैं जो कॉमर्शियल दृष्टि से जिनका विकास होता है, जैसे बम्बई, न्यूयॉर्क, ये ऐसे शहर हैं जिनका विकास वाजनीय या कॉमर्शियल दृष्टि से हुआ है। और खनन नगर, कुछ ऐसे नगर हैं जिनका विकास खनिजों के खनन के आधार पर किया गया है, उनका विकास खनन के आधार पर होता है, तो ऐसे नगरों को खनन नगर के नाम से जाना जाता है। जैसे बेलारी, दुर्गापुर, ये भारत में कुछ ऐसे नगर हैं जो खनन के आधार पर इनका विकास हुआ। इसके बाद आता है बच्चों गेरिशन या छावनी नगर। आप इसको सुनिए, इम्पोर्टेंट है, गेरिशन या छावनी नगर। बच्चों गेरिशन या छावनी नगर वे नगर होते हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं और वहाँ पर छावनी बना दी जाती है जहाँ पर सेना रहती है, सेना को प्रशिक्षण दिया जाता है, सेना वहाँ पर निवास करती है। यदि सेना की आवश्यकता होती है तो उन छावनी या गिरिशन नगर से वहाँ पर उनको मंगा लिया जाता है। तो गिरिशन या छावनी नगर, जैसे अम्बाला, आपने नाम सुना होगा, अम्बाला छावनी तो गिरिशन नगर है, मेरठ छावनी गिरिशन नगर है। और इसके साथ साथ कुछ और नगर हैं, जैसे कि छावनी नगर में आता है बैरकपुर, जहाँ मंगल पांडे का भी नाम आपने उससे जुड़ा है, सुना होगा। तो ये छावनी नगर हैं, बैरकपुर, मेरठ, अम्बाला, ये ऐसे नगर हैं जिनको गिरिशन नगर के नाम से जानते हैं या छावनी नगर से जाना जाता है। इसके बाद आता है बच्चों धार्मिक नगर। कुछ नगरों का विकास धार्मिक दृष्टिकोण से हुआ है, जैसे हरिद्वार, वाराणसी और उज्जैन, नासिक, ये ऐसे नगर हैं जिनका विकास धर्म के आधार पर या धार्मिक दृष्टिकोण से हुआ, अर्थात ये धार्मिक नगर हैं। इसके बाद आता है पर्यटक नगर। पर्यटक नगर ऐसे होते हैं जो हिल स्टेशन जैसे कि नैनीताल, चक्राता, मसूरी या दक्षिण भारत में ऊटी, ये इस प्रकार के नगर हैं जिनका विकास पर्यटक के आधार पर हुआ है। तो बच्चों नगरों का जो वर्गीकरण किया गया अभी मैंने आपको समझाया। नंबर 1 प्रशासन नगर, नंबर 2 औद्योगिक नगर, नंबर 3 परिवहन नगर, नंबर 4 वाणिज्य नगर, नंबर 5 खनन नगर, नंबर 6 गिरिशन या छावनी नगर, नंबर 7 धार्मिक नगर, नंबर 8 पर्यटक नगर। तो स्टूडेंट इस प्रकार आज मैंने आपको बताया कि मानव बस्ती क्या होती है, उनका अर्थ बताया, मानव बस्ती कितने प्रकार की होती है अभी मैंने समझाया, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती जिन्हें रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। ग्रामीण बस्तियों का मैंने वर्गीकरण किया, रूरल सेटलमेंट का मैंने वर्गीकरण करके आपको बताया, जिनमें बताया मैंने कम्पैक्ट सेटलमेंट, सेमी कम्पैक्ट सेटलमेंट और हेमिलिटेड सेटलमेंट और इसके साथ इंसोलेटेड सेटलमेंट। इसके साथ बच्चों मैंने नगरों का वर्गीकरण किया और अभी आपको समझाया है। आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाया है ये चैप्टर आपकी समझ में आ गया होगा। ओके, दैट्स ऑल।